अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तमाम खैर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा वबिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुंतज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ क्या इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने काफ़ी अर्से के बाद ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे तहे दिल से बुलाया शॉर्ट नोटिस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इतनी काबिलियत तो नहीं है कि यूसीसी पे बोलूँ, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ एडवोकेट फ्रेटर्निटी मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाना है, इसलिए आपके सामने आया हूँ। उम्मत का बहुत ही एक वाइटल एस्पेक्ट है, तो मैं इस पे अपने 5 मिनट में ख्यालात का इजहार करता हूँ। जैसे अनीस भाई ने माइक हाथ में लेने के पहले बोल दिए वक्त का ख्याल रखा जाए, तो मुझे इस बात का अंदाज़ ही नहीं है मुझे कितना वक्त दिया गया है। तो मैं समझता हूँ मुझे 5 से 10 मिनट दिए गए होंगे एंड इंशाल्लाह आई विल कंक्लूड विद इन 5 to 10 मिनट्स। होप यस। देखिए, जो यूसीसी है हम जानते हैं, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जहनीत क्या है, इनकी मंशा क्या है। डेफिनेटली ड्राफ्ट इज़ नॉट कम बिफोर अस, देयरफॉर वी कैन नॉट एग्जैक्टली कमेंट ऑन दिस व्हाट इज़ गोइंग टू बिकम एंड व्हाट वी हैव टू बी रिएक्ट। लेकिन उसके बावजूद जो समाज में, मुसलमानों में बेचैनी का माहौल पैदा हुआ है, इसलिए हमें अपने समाज में अवेयरनेस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर होमवर्क किया हो एंड जो हमको हमारे रिलीजियस राइट मिलते हैं दैट कम्स फ्रॉम द आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन हर सिटीजन्स को उसके रिलीजन के मुताबिक प्रैक्टिस करने की इस मुल्क में आज़ादी देता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 25 देयर आर सम अदर लॉज विच सेज दैट कि हर मज़हब को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। सो दोज आर कॉल्ड एज पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज आर डायरेक्टली रन्स और कम्स फ्रॉम रिलीजन, है ना। जैसे मोमेडन लॉज में हमारा एवरीबडी नोज दैट 4 चीज़ें पर्सनल लॉ से मुतालिक हैं। बाकी के 90% ऑफ लॉज और कॉमन लॉज, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, मोटर एक्सीडेंट लॉ, पिनल प्रोविजंस, सिविल प्रोविजंस, ऑलमोस्ट दे आर सेम। लेकिन ये जो सिर्फ पर्सनल लॉ है, ये जो 4 चीज़ें मुतासिर होती है वो क्या है। नंबर 1 हमारा शादी, मैरिज। नंबर 2 एडॉप्शन। नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैमिलीज, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैमिली। और नंबर 4 जो है, मैं इसको ख़ास तौर से आखिर में कह रहा हूँ, वो है तलाक़। इसके ऊपर ऑलरेडी इस गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट कर दिया है, और जो हमारा तलाक़ का राइट था उसके ऊपर इन्होंने जो है एक नया बिल डाला है दैट वी वेरी कॉमनली कॉल्ड एज ट्रिपल तलाक़। लेकिन ट्रिपल तलाक़ होने की वजह से ये चीज़ तो हमारे पास ही चलेगी। ये 3 चीज़ें जो है ये मुसलमानों के सेंटीमेंट से जुड़ी हुई है। दोज आर डायरेक्टली कम फ्रॉम द रिलीजन। अब इफ यू पुट दिस क्वेश्चन टू आवरसेल्फ एंड आवर कंट्री दैट वेदर देयर इज अ रियली नीड ऑफ ब्रिंगिंग अ कॉमन सिविल कोड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। लेकिन कॉमन सिविल कोड लाने से पहले ऐसे कई चीज़ें हैं। हम देख रहे हैं आज मणिपुर का आर्टिकल 15, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस एंड वीकर सेक्शन, क्या हालत हो रही है वहाँ पर। हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमें कॉमन सिविल कोड की क्या ज़रूरत है। अगर वाकई में है तो ये लाने से क्या हो जाएगा। गवर्नमेंट ने, हमने मुस्तकबिल में, माजी में देखा कि इन्होंने यूसीसी के ऊपर भी एक बहुत दे मेक अ ड्रामेटिक एक जो है तो लोगों में बेचैनी पैदा कर दी, एम्बिग्यूटी पैदा कर दी। भाई हिंदुस्तानी है तो उसको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा। जब ये जब इन्होंने ये लाया एनआरसी, उस वक्त में मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई, कई कम्युनिटीज़ में बेचैनी पैदा हो गई, समाज का काफ़ी नुकसान हुआ। कई लाखों घंटे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, औरतों ने, बच्चों ने। इसके अंदर जो है तो काफ़ी पुलिस केसेस हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा। तो हमारी बीइंग एडवोकेट
बीइंग मुस्लिम हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम बहुत अच्छे अंदाज में हमारे जो इस मुल्क के जो हमारे वतन अजीज़ के भाई हैं इन तक ये मैसेज पहुँचाए। हमको पहले तो स्टडी करना पड़ी, एवरीबडी नोज, देयरफॉर मैं इसमें जो सेक्शंस है वो नहीं पढ़ रहा हूँ कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ क्या है। क्रिश्चियन भी का भी पर्सनल लॉ है, वो भी उनके रिलीजन से डायरेक्टली आता है। अगर एक क्रिश्चियन बच्चा मर जाता है, अर्निंग मेंबर ऑफ दैट फैमिली, अगर वो मर जाता है और माँ और बाप जिंदे हैं, अच्छा अजान हो रही बोला गया, तो अगर वो अर्निंग मेंबर इंतकाल हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसके माँ को उसके प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा। इसी तरह क्रिश्चियन में एक आनंद मैरिज एक्ट है। और हम देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी लोग, इनके अंदर भी काफ़ी लॉ है। उनके अंदर प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की नहीं होती, प्रॉपर्टी सोसाइटी की होती है। तो कॉमन सिविल कोड लाने से क्या सच में हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आ जाएंगे? क्या हम वी कैन बीट चाइना, हम चाइना से आगे निकल जाएंगे? क्या पूरे मुल्क में सभी को रोज़गार मिल जाएगा? क्या हमारे मुल्क में शांति, उन्नति, प्रगति हो जाएंगी? ये अगर हम बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है इनको समझाए तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात ये है, क्या ये जो मनुवादी सोच वाले हिंदू संगठन हैं, इनका शुरू से कॉमन सिविल कोड लाने के लिए जोर रहा है, लेकिन इस मुल्क में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो इसके रिपरकेशंस को समझते हैं। जैसे कि पर्सनल लॉज एक कम्युनिटी के सेंटिमेंट से जुड़े होते हैं और वो पर्सनल लॉज के ऊपर गवर्नमेंट अननेसेसरी अगर किसी पे थोपेगी तो उसके बहुत से इफ़ेक्ट्स आते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और हमने देखा है ये मुल्क में मुग़लों से लेके अंग्रेज़ों तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, काफ़ी साल इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने पर्सनल लॉ के अंदर कभी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं महसूस की है। उन्होंने पर्सनल लॉ को कभी छेड़छाड़ नहीं की है। पर्सनल लॉ को उन्होंने वैसे ही रखा है। इसके साथ उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए पिनल प्रोविजंस बनाए हैं। इंडियन पिनल कोड जो है ये सभी को मालूम है, बीइंग लॉयर्स, किसका बनाया हुआ है। तो हमारे पास जैसे कि जो कानून है, मैं समझता हूँ 70 साल या उससे ज़्यादा से हम बहुत अच्छे तरह से सोसाइटी में रह रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। और हमारे जो पर्सनल लॉ है दोज आर रिलेटेड टू आवर सेंटिमेंट्स, हमारे रिलीजन से। और हमारी किताब वाहिद एक ऐसी किताब है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज किया है टू ऑल ह्यूमैनिटी टू मेक अ सिंगल आयत लाइक दिस। और उस किताब से, उस अजीम किताब से हमारा लॉ आता है। इसलिए हमें बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही बीइंग एजुकेटेड पीपल दैट वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हमें अपने लोगों को भी समझाना है और समाज के दूसरे लोगों को भी समझाना है कि पर्सनल लॉ कितने नुकसानदेह है। ऐसे आदिवासी कम्युनिटी भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने बहुत ही ड्रामेटिकली नागालैंड, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, आंध्र प्रदेश, ये जब जहाँ पर इसका अपोज हुआ है तो ये एक बाईपास इसमें से करने के तैयारी में है। लेकिन हम लोग वी शुड बी फर्म आवर स्टैंड, हम अपने स्टैंड पे फिक्स रहना चाहिए और अपने आवाम तक, अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि आज हमारे मुल्क को यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत से चीज़ों में बहुत पीछे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मुझे जो वक्त का बंदिश लगाई गई थी, मुझे 10 मिनट बोले गए थे और मेरे 10 मिनट ख़त्म हो गए। इसलिए मैं अपने अल्फाज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, बिलखुसूस हबीब भाई ने बहुत ही इसरार से मुझे बुलाया है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतने सारे वकील हजरात यहाँ पर आए और मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।